यस गाइस, सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 की हम बात कर रहे थे, जो बात करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में। ये किसको एप्लीकेबल है? तो यस, दिस इज एप्लीकेबल टू द लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी को कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वहां पे अपॉइंट करने पड़ेंगे? तो जितने कंपनी में टोटल डायरेक्टर है, उस टोटल का 1/3 वहां पे उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे। फिर वहां पे अदर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो होती है, उनको भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल है। बट यस, अगर वो नीचे 3 क्राइटेरिया जो दिए हुए हैं उसमें से किसी एक क्राइटेरिया में अगर फॉल होते हैं, देन ओनली दिस independent director is required to be appointed by those public limited company, right? What is that criteria? Hey guys, अगर उस public limited company का जो unlisted है, अगर उसका paid up share capital 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, ठीक है, या फिर अगर उसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर उसका आउटस्टैंडिंग बोरोइंग 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। बोरोइंग इंक्लूड्स लोन, डिबेंचर, डिपॉजिट्स, व्हाटएवर द केस में भी आउटस्टैंडिंग होना जरूरी है, राइट? तो यस, ऐसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को वहां पे एटलीस्ट 2 डायरेक्टर एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वहां पे अपॉइंट करना पड़ेगा। कम ऑन गाइस, एक लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल है और दूसरा अदर पब्लिक कंपनी को एप्लीकेबल है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर एंड आउटस्टैंडिंग बोरोइंग 10 करोड़ या 100 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा है रिस्पेक्टिवली। इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या करना पड़ेगा गाइस? अपॉइंट करना पड़ेगा। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपकी कंपनी के अंदर आपने अपॉइंट कर दिया, सपोज वो छोड़ के चला जाता है तो उसको कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं। ऐसी कैजुअल वैकेंसी जब वुमेन डायरेक्टर में जितने पीरियड के अंदर फिलअप करते थे, सेम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए भी आपको फिलअप करना पड़ेगा। क्या है वो? इट हैज टू बी फिल्ड अप लेटेस्ट बाय नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, ठीक है, जो आपका नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है, और 3 मंथ्स फ्रॉम द वैकेंसी। समझना, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स फ्रॉम द कैजुअल वैकेंसी हुआ है, विच एवर इज पची पची, दैट इज विच एवर इज लेटर। जो इवेंट बाद में होती है, तब तक आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर देने का, सिंपल एज दैट, ठीक है। यस, उसके बाद हमने एक बढ़िया सा टॉपिक देखा गाइस, और उसमें ये वो बोलता था कि अगर आपको एक बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया एप्लीकेबल हो गया ना, तो इतना जल्दी आपसे पीछा नहीं छूटेगा। आपको बार बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्राइटेरिया में फिर से फॉलो हो रहे हो नहीं हो रहे हो। इसके लिए एक प्रावधान बनाया गया इस कानून ने, और बोला इफ कंपनी सीजेस टू फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया फॉर अ कंसेक्यूटिव 3 years, लगातार वर्ड समझना गाइस, ये वर्ड बड़ा इंग्लिश का भारी वर्ड है, कंसेक्यूटिव 3 years, है ना? कॉन्जिक्यूटिव 3 years है गाइस, कम ऑन। लगातार 3 साल तक अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर फॉल नहीं होते हो, 10, 100, 50 वाला, तब जाके आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। इसका हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखा कि सपोज देयर इज अ कंपनी XYZ लिमिटेड, अनलिस्टेड कंपनी है, 15-16 का इसका ये बैलेंस शीट है। पेड अप तो 10 करोड़ से कम है, टर्नओवर 100 करोड़, ओह ये बढ़ गया, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग 50 से कम है। हमारा क्राइटेरिया जो है गाइस, वो कौन सा क्राइटेरिया है? 10, 100, 50 का क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे ये ट्रिगर हो गया। तो 15-16 की बैलेंस शीट में देखा तो ये था, तो डेफिनेटली 16-17 में उसको क्या करना पड़ेगा गाइस? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। हमने अपने आप को पूछा, क्या ये कंपनी क्राइटेरिया में फॉल हो रही है? द आंसर इज यस। तो क्या उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने का? यस, डेफिनेटली करने का। फिर नेक्स्ट ईयर आया, नेक्स्ट ईयर का बैलेंस शीट बना 16-17 का। इसमें देखा तो पेड अप शेयर कैपिटल कम था, अरे टर्नओवर ओहो 100 करोड़ से नीचे हो गया, मतलब 10 में भी फॉल नहीं हो रहा है, 100 में भी फॉल नहीं हो रहा है। 50 का देखा 34 करोड़ था, मतलब 10, 100, 50, 16-17 की बैलेंस शीट देख रहे हैं तो किसी में भी हम फॉल नहीं हो रहे हैं। तो क्या 17-18 में हम क्राइटेरिया में फॉल हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं 17-18 के लिए। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने का द आंसर इज यस। ऐसे पीछा ना छूटे, समझना गाइस। फिर हमने देखा 17-18 में 10, 100, 50 एक में भी फॉल नहीं हो रहे, फिर भी 18-19 में हमने देखा क्या क्राइटेरिया में फॉल हो रहा है? नो, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यस वी हैव टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, है गाइस, कम ऑन। फिर हमने देखा 18-19 क्या 10 में फॉल हो रहा है? नो। क्या 100 में फॉल हो रहा है? नो। क्या 50 में फॉल हो रहा है? द आंसर इज नो। तो क्या 19-20 में अपॉइंट करने का रहे? यस, क्राइटेरिया में फॉल नहीं हो रहे बट अपॉइंट करने का। अब देखो गाइस, फर्स्ट कंसेक्यूटिव ईयर, सेकंड, लगातार 3 साल तक अगर आप क्राइटेरिया में फॉल नहीं होते हो तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब लगातार 3 साल तो अब जाके हुआ है, ठीक है। अब अगर हम फॉल नहीं होंगे, अब और अगर हम, ठीक है, सो यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल 8 करोड़, टर्नओवर 99 करोड़, 10, 100, 50 एक में भी फॉल नहीं हो रहे हैं, राइट? यस, इन दिस केस हम क्राइटेरिया में फॉल नहीं हो रहे हैं, देयर इज नो नीड टू अपॉइंट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर।
समझ में आ रहा है? कई कई लोग ऐसे भी कॉल लेते हैं और वो गलत नहीं है कि सर 1 साल 2 साल एंड 3 साल हो गया है, तो अगर तीसरे साल में भी अगर हम फॉल नहीं हो रही है, पता चल गया, देन व्हाई शुड अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो यहाँ पे भी आप ऐसा कॉल ले सकते हैं गाइस। कई कई लोग ऐसे कॉल लेते हैं कि इस साल से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करने हैं, और कोई कोई लोग इस साल से करते हैं। समझना, राइट? बिकॉज 1919 के अंदर आपके पास बैलेंस आ गया है, तो 1920 में देयर इज नो नीड टू अपॉइंट, तो आप आइदर ऑफ द कॉल ले सकते हो, राइट? लगातार 3 साल हो गया था, तो यहाँ पे आपको ये अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल। ठीक है, तो इसमें दोनों में से कोई भी आंसर सही है। Yes guys, so once applicable it will be applicable for 3 more years, right? जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, this is what all about independent directors that is required to be appointed under section 149 subsection 4। ठीक है, अब ऐसे ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को थोड़ी ना अपॉइंट करेंगे गाइस, समझना। मतलब कि सपोज आज ये जो हमारी बैच में आगम है, उस आगम को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। आगम को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना था कौन सी कंपनी के अंदर? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर, राइट? एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो अपॉइंट होना चाहता था। तो डेफिनेटली कोई भी बंदा, मैंने आपको बताया हुआ है और आपको मालूम ही है, इस चैप्टर के अंदर ही पढ़ा है, कोई भी बंदा अगर डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसको कंपनी को कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर देना पड़ेगा, DIR 2। ठीक है, प्लस साथ में वो DIR 8 भी देना पड़ेगा कि भैया वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। ठीक है, और ये सब कुछ आप किसको भेजोगे? कंपनी को भेजोगे। देन कंपनी विल लुक आफ्टर कि यस, ये भाई साहब को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करे ना करे। बट ये तो नॉर्मल डायरेक्टर के लिए। व्हाट अबाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए उसको एक और चीज भी देनी पड़ेगी, एंड उसको सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 की वो कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। बिकॉज ये तो नॉर्मल डायरेक्टर के लिए, समझना, राइट? एडिशनल क्या हुआ तो कि भैया वो 149 सब सेक्शन 6 की कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, ऐसा एक लेटर उसको देना पड़ेगा। समझना गाइस, वो लेटर देने की रिक्वायरमेंट 149 सब सेक्शन 7 के अंदर है, बट कंडीशन सारी फुलफिल कर रहा है ऐसा वो लिख के देगा। और वो कंडीशन जो प्रिस्क्राइब्ड है वो 149 सब सेक्शन 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर है। देयर आर 6 कंडीशंस है गाइस, बिलीव मी, सारी की सारी आपके मुंह पे होगी इस लेक्चर के बाद। यस, ये सारी कंडीशंस आगम फुलफिल कर रहा है इस कंपनी के लिए, और वो प्योरली इंडिपेंडेंट है ऐसा वो यहाँ पे इस 149 सबसेक्शन 6 की कंडीशंस के साथ लिख के दे रहा है। तब जाके आगम रिलायंस में एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। ये लास्ट अटेम्प्ट तक था, अभी एक और चीज आई है। If you want to be an independent director in any company, you have to give exam first of all, and you have to register as an independent director. Hey, come on guys, क्या बोला ये सर? आप नया लेके आए कुछ? Yes, ये intermittent vacancy हमने देख लिया, right? Immediately next board meeting or 3 months, whichever is पची company ceases to fulfill the criteria for 3 consecutive years, not required to appoint independent director. हायर नंबर भी आपको जरूरत पड़ सकती है, राइट? बिकॉज ये जो 1050 वाला क्राइटेरिया है गाइस, ये 1050 वाला क्राइटेरिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए 149 सबसेक्शन 4 के लिए है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए। ये सेम क्राइटेरिया ऑडिट कमिटी की रिक्वायरमेंट के लिए भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को एप्लीकेबल है। ये सेम क्राइटेरिया नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी भी अगर आप बनाते हो तो उस टाइम पे भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को सेम क्राइटेरिया है। 10 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़। 10 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल, सबसे बड़ा टर्नओवर एंड आउटस्टैंडिंग बोरोइंग, बाकी बचा वो। ठीक है, ये सब में ऑडिट कमेटी में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, NRC में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, और यहां पे भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। तो इट मे बी पॉसिबल कि भैया पब्लिक लिमिटेड कंपनी को 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से काम ना भी चले, ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने भी पड़े, बिकॉज यहां पे भी चाहिए, यहां पे भी चाहिए, यहां पे भी चाहिए। तो इसीलिए वो क्लैरिफाई कर रहा है कि आप इस बात को पकड़ के मत बैठ जाना कि 149 सबसेक्शन 4 ये बोलता है कि 2 मतलब सिर्फ 2 ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नो 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 नो, क्या बोला इसने? इफ कंपनी कवर्ड
in any of the prescribed class of companies is required to appoint higher number of independent director due to composition of its audit committee, such higher number of independent director shall be applicable to it. फिर आप ऐसे वर्डिंग्स को मत पकड़ना कि भैया 149 सबसेक्शन 4 ने बोला है 2, मतलब हम सिर्फ 2 ही करेंगे, 2 से ज्यादा नहीं करेंगे। नहीं, अगर अदर सेक्शंस में आप फॉलो होते हो, अदर कमिटी आपको कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ सकती है, तो आपको ज्यादा नंबर के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। ऐसा वो डी पॉइंट क्लैरिफाई कर रहा है, समझ लेना गाइस, आज ना छोड़ेंगे हम। हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यस, एज पर एनी अदर लॉ। अगर आप कहीं जगह पे फॉलो होते हो तो आपको वो लॉ के हिसाब से भी, राइट, आपको वो कंप्लाई करना पड़ेगा। नाउ हमको पढ़ने का है व्हाट इज दिस क्राइटेरिया फॉर इंडिपेंडेंस। आप इंडिपेंडेंस हो ऐसा क्राइटेरिया 149 सबसेक्शन 6 के अंदर, राइट, जो हमको पढ़ने का है गाइस, समझना क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया यहां से पढ़ोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। ये नंबर 1 है जो पहले अपन को ये पढ़ना है, फिर नंबर 2 है, एंड फिर ये बोर्ड का नंबर 3 है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर गाइस, समझना ये क्राइटेरिया में एक वन गो में ही आपको समझा दूंगा। देयर आर 6 पॉइंट्स दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट 20 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स। सबसे पहले इसने बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर, समझना गाइस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर अदर देन, मतलब के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो रहेगा गाइस, वो ना तो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, ना ही कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर होगा, और ना ही कंपनी का नॉमिनी डायरेक्टर होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मींस अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर। जो कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके ओपिनियन से, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इनके ओपिनियन से, दैट पर्सन हैव रेलेवेंट एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए कौन आया है भाई? आगम आया है, समझना गाइस। तो आगम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, होल टाइम डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, एंड रिलायंस के जो बाकी के 15 डायरेक्टर्स है उनके हिसाब से आगम के पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए रेलेवेंट एक्सपर्टाइज है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। ऐसा जो रिलायंस के बाकी के जो डायरेक्टर्स है उनको ऐसा फील हो रहा है, यस आगम इज द अप्रोप्रिएट पर्सन। दैट इज व्हाट द फर्स्ट कंडीशन। समझना है, सारी कंडीशंस अपन डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पहला कंडीशन हमने डिस्कस किया, हूं मतलब आगम है गाइस। यहां पे हम आगम का एग्जांपल ले रहे हैं। आगम इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड, मतलब हम आगम को अपॉइंट करवा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, इज अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड possess relevant expertise and experience। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि वो शिद्दत से काम करेगा, एथिकल बंदा है, पक्षपात नहीं करता है, कुछ भी नहीं करेगा। समझ में आ रहा है गाइस? This clause, this A point, only A point, not applicable in case of government company के जिसने AOC 4 एंड MGT 7 सेक्शन 113(7) जो है वो AOC 4 फाइलिंग करने के बारे में बात करता है, एंड 92 जो है वो MGT 7 फाइलिंग करने के बारे में बात करता है, राइट। उनको कुछ इस हिसाब से लागू होगा, लागू तो होगा बट इस हिसाब से लागू होगा कि बोर्ड की जगह पे इन्होंने इस वर्ड को रिप्लेस कर दिया, हूं इन द ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हिच इज एडमिनिस्ट्रेटिवली इन चार्ज ऑफ द कंपनी एज द केस मे बी, और द स्टेट गवर्नमेंट अगर वो स्टेट वाइज स्टेट की कंपनी है तो इज अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड possess relevant expertise and experience। मतलब कि अगर आगम नॉन गवर्नमेंट कंपनी में अपॉइंट हो रहा है तो वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा कि आगम के पास रेलेवेंट एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस एंड इंटीग्रिटी है या नहीं है। अगर वो गवर्नमेंट कंपनी में अपॉइंट हो रहा है तो गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट चेक करेगा कि उस भाई साहब के पास प्रॉपर इंटीग्रिटी, रिलेवेंट एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस है या नहीं है। सो दिस इज फॉर गवर्नमेंट कंपनी एंड दिस इज फॉर नॉन गवर्नमेंट कंपनी। सिंपल।
Is it clear? Hey, come on guys, come on. Is it clear? That's great. ये पहला कंडीशन था गाइस आगम के लिए। अगर गवर्नमेंट कंपनी में जा रहा है तो कौन उसके क्राइटेरिया को चेक करेगा, राइट, उसकी एक्सपर्टाइज को चेक करेगा। एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी में जा रहा है तो कौन चेक करेगा, राइट? ठीक है, पहले डिफरेंशिएट नहीं था। 2015 से ये 5 जून 2015 मंगलवार का वो दिन सुबह 8:30 बजे ये एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आया था। व्हाइट शर्ट पहन के बैठा था मैं गाइस, और ये टिंग करके, आई वाज यूजिंग आईफोन ओवर देयर, एंड टिंग करके मेरे मोबाइल में मैसेज आया। मैं खुश हो गया था बिकॉज वी ऑल वर वेटिंग फॉर दिस एग्जम्पशन नोटिफिकेशंस। एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बहुत सारी जगह से एग्जम्पशंस मिला था इस तारीख पे, 5 जून 2015 का, इस मंगलवार का वो दिन है गाइस। कम ऑन, ठीक है। सो यस, नंबर ए, बोर्ड के ओपिनियन से इसके पास होना चाहिए। फॉर गवर्नमेंट कंपनी वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, समझना। बी पॉइंट, आगम एंड रिलायंस, ये दो चीज याद रखेंगे। आगम wants to appoint as an independent director in Reliance, तो कानून ये बोलता है 149 सबसेक्शन 6 के अंदर बी पॉइंट में ऐसा लिखा है कि आगम उस कंपनी का प्रमोटर नहीं होना चाहिए। अगर आगम अंबानी फैमिली से बिलोंग करता, अंबानी फैमिली का पुत्र होता या कुछ और होता, तो वो उसका प्रमोटर कहलाता, राइट, कहीं ना कहीं। तो आगम उस कंपनी में कभी भी लाइफ में, रिलायंस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाता। बट यस, आई बिलीव दैट आगम इज नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम अंबानी फैमिली। सो कम ऑन गाइस, मतलब कि अगर इस कंपनी का प्रमोटर नहीं होना चाहिए, रिलायंस की होल्डिंग कंपनी का भी वो प्रमोटर नहीं होना चाहिए, रिलायंस की सब्सिडियरी कंपनी का भी प्रमोटर नहीं होना चाहिए, रिलायंस की एसोसिएट कंपनी का भी वो प्रमोटर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, अगर आप किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो, द क्राइटेरिया नंबर 2 इज यू शुड नॉट बी अ प्रमोटर ऑफ द सेम कंपनी, ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनी, ऑफ इट्स एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी कि जिसमें दूसरी कंपनी ने 20% या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या उसके साथ कोई जॉइंट वेंचर कर रखा है, राइट, और उसका सारा राइट्स जो है वो दूसरी कंपनी के पास है, तो वो उसकी एसोसिएट कंपनी हो जाएगी। तो आगम किसी भी कंपनी में प्रमोटर नहीं था और नहीं है। उसी के अंदर एक दूसरा क्राइटेरिया है, समझना गाइस। हु इज नॉट अ प्रमोटर इन द कंपनी दैट इज रिलायंस, हमारे एग्जांपल में उसकी होल्डिंग, सब्सिडियरी एंड एसोसिएट। मैं उसको बोलता हूं हंसा, हंसा नहीं बेटा, क्या हंसा, एचएस है, ठीक है, होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट। आगम, हु इज नॉट, आगम को अगर अपॉइंट होना है तो ये क्राइटेरिया भी फिलअप करना पड़ेगा, हु इज नॉट रिलेटेड टू द प्रमोटर। वो खुद तो प्रमोटर नहीं है, बट प्रमोटर का रिलेटिव भी नहीं है, ऑल डायरेक्टर्स इन द कंपनी एंड इट्स हंसा। हंसा समझते हो गाइस, होल्डिंग, सब्सिडियरी एंड एसोसिएट कंपनी। सो अगर आगम अंबानी फैमिली का रिलेटिव भी है, तब भी आगम अंबानी फैमिली की कंपनी दैट इज रिलायंस के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। समझ में आता है क्या? अगर वो उस कंपनी का और उस कंपनी के प्रमोटर का रिलेटिव है, तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस कंपनी के अंदर, अगर आप होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट कंपनी के प्रमोटर के रिलेटिव हो, तब भी आप रिलायंस के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। दिस इज व्हाट द सेकंड क्राइटेरिया। आई होप इट इज क्लियर। फर्स्ट क्राइटेरिया था, सबसे पहले तो ये देखा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर अदर देन एमडी, डब्ल्यूटीडी एंड नॉमिनी डायरेक्टर। उसके बाद बोर्ड के ओपिनियन से उस भाई साहब के पास रेलेवेंट एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस एंड इंटीग्रिटी है। एंड अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट के हिसाब से, दैट इज मिनिस्ट्री और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से, उस पर्सन के पास इंटीग्रिटी, रेलेवेंट एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस है। बी पॉइंट, आगम मतलब कि प्रपोज्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड नॉट बी अ प्रमोटर ऑफ द सेम कंपनी और इट्स हसा, that is holding, subsidiary and associate company. Agam, that is proposed independent director, is not a relative of promoter or director of the company, including holding, subsidiary and associate company. Is it clear guys? C point. C point किसके लिए देखने का है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए देखने का है। कम ऑन गाइस, सी पॉइंट देखने का किसके लिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए। इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का है, कम ऑन, इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का उस कंपनी के साथ, कंपनी के डायरेक्टर के साथ और उसके प्रमोटर के साथ कोई भी पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। नो
पेक्यूनरी मतलब पैसों वाला ट्रांजैक्शन, नो पेक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी, its directors and its promoters including its holding subsidiary and associates company। कितने साल का पीछे जाके देखने का, previous to financial year, previous financial year कितने, 2 प्लस current financial year, पिछले 2 साल में एंड करंट ईयर में आगम ने उस कंपनी के साथ, उस कंपनी के डायरेक्टर के साथ पर्सनली, या उस कंपनी के प्रमोटर के साथ पर्सनली, या उस कंपनी की होल्डिंग सब्सिडियरी या एसोसिएट कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का पैसों वाला ट्रांजैक्शंस नहीं किया हुआ होना चाहिए करंट ईयर में एंड पिछले 2 साल के अंदर। सो अगर आगम 2021 के अंदर रिलायंस के पास जा रहा है, देन रिलायंस विल चेक इट आउट कि भैया आगम ने रिलायंस के साथ कुछ भी पैसों वाला ट्रांजैक्शंस किया है क्या करंट ईयर में, पिछले साल में एंड उसके आगे वाले साल में। किसके साथ? रिलायंस के साथ, रिलायंस के जो भी डायरेक्टर्स है उनके साथ, या रिलायंस के प्रमोटर के साथ, या रिलायंस की होल्डिंग कंपनी के साथ, सब्सिडियरी कंपनी के साथ, या एसोसिएट कंपनी के साथ। अगर ये सारे क्राइटेरिया आगम फुलफिल कर रहा है देन यस आगम थर्ड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। नो पेक्यूनरी, इसका सीधा मतलब होता है पैसों रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, नथिंग मस्ट बी देयर, बट यस उसमें कुछ एक्सेप्शंस है। उसमें नंबर 2 एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस नंबर 2, अगर आगम ने मार्केट प्राइस जो था उस मार्केट प्राइस के हिसाब से कुछ ट्रांजैक्शंस किया है देन इट्स फाइन, पिछले 2 साल में किया हो या एक दिन पहले किया हो। मार्केट में अगर रिलायंस ऑयल बेचता है, केमिकल बेचता है, मार्केट में वो लोगों को 10 रुपया पर लीटर बेच रहा है फॉर एन एग्जांपल, आगम को भी 10 रुपया पर लीटर बेचा है, तो यस आगम ने रिलायंस का ऑयल परचेस किया है, केमिकल परचेस किया है, बट वो जो मार्केट में प्राइस था उसी प्राइस से किया है, इट्स ओके। आगम कैन डू दैट ट्रांजैक्शंस एज पर द मार्केट प्राइस, और इससे उसकी इंडिपेंडेंस अफेक्ट नहीं होगी, सिंपल एज दैट। ठीक है, दूसरा एक्सेप्शंस, ये हमने दूसरा ही देखा। तीसरा एक्सेप्शंस, अगर आगम ने कुछ एक्सपेंस किया है और अगर वो एक्सपेंस वो कंपनी से रीइंबर्स कर रहा है, कंपनी के बिहाफ पे कोई एक्सपेंस किया था, राइट, एंड अगर वो उस एक्सपेंस को रीइंबर्स कर रहा है मतलब कि कंपनी से ले रहा है, तो वो एक्सेप्शंस के अंदर फॉलो होगा। एंड अगर आगम प्रॉफिट रिलेटेड कमीशंस ले रहा है कंपनी से, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशंस ले रहा है, सर ये तो वो डायरेक्टर ही नहीं बना है तो वो कैसे कमीशंस वगैरह ले रहा है, वो मैं आपको बताता हूं बाद में कैसे। ये एक्सेप्शन समझने के लिए थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा, ठीक है। सिटिंग फीस वो मीटिंग अटेंड करने की फीस होती है गाइस, वो अगर वो ले रहा है तो वो एक्सेप्शंस के अंदर है, बट ये चारों एक्सेप्शंस आपको अभी नहीं बाद में पता चलेंगे। एक्सेप्शंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया, मीटिंग अटेंड करने का फीस, सिटिंग फीस अगर वो लेता है तो वो एक्सेप्शंस है, चलेगा। मार्केट प्राइस से ट्रांजैक्शंस कर रहा है, चलेगा। अगर कुछ खर्चा किया है उसको रीइंबर्स करवा रहा है, चलेगा। प्रॉफिट रिलेटेड कमीशंस लिया विद द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर, राइट, विद द अप्रूवल ऑफ एसएच मतलब शेयर होल्डर, तो वहां पे डेफिनेटली वो चलेगा। समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट द थर्ड पॉइंट गाइस दैट वी हैव डिस्कस्ड, ये रहा। who has or had no pecuniary relationship other than remuneration chalega, such as director having transactions not exceeding 10% of its total income or such amount as may be prescribed। ठीक है, तो इसके क्राइटेरिया में थोड़े से चेंजेस आए, राइट। ये जो मैंने आपको बताया गाइस वो लास्ट अटेम्प्ट में था। यस ये सब कुछ है ही तो सही, मतलब जो ट्रांजैक्शंस है पेक्यूनरी रिलेशनशिप वहां पे शैल नॉट इंक्लूड सिटिंग फीस, मतलब ये एक्सेप्शंस है जो हमने अभी अभी पढ़ा गाइस। reimbursement of expenses, profit related commissions, right, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। and this C point shall not apply in case of government company, right। but what is the amendment? amended part क्या आया, थोड़ा सा amend हुआ, no pecuniary relationship, right, or other remuneration such as director having transaction not exceeding 10% of his total income or such amount as may be prescribed।
ठीक है, क्या बोला गाइस इसने सी पॉइंट के अंदर, who has or had no pecuniary relationship, but अगर वो remuneration ले रहा है as such director or having transaction not exceeding, मतलब अगर यहाँ पे अब अलाउड कर दिया है कि आप ट्रांजैक्शंस करते हो, बट ये ट्रांजैक्शंस आपने कहाँ तक किया है, तो ये ट्रांजैक्शंस किया आपने 10% ऑफ हीज मतलब कंपनी की बात थोड़ी ना कर रहा है, आगम की बात कर रहा है, 10% ऑफ टोटल इनकम, यहां तक ट्रांजैक्शंस इतने रुपए के अलाउड है अगर आपने किए हैं तो, किसके साथ, विथ कंपनी के साथ, होल्डिंग कंपनी के साथ, सब्सिडियरी के साथ, एसोसिएट के साथ, उसके प्रमोटर के साथ, उसके डायरेक्टर के साथ। पहले क्या किया था, सीधा मना कर दिया था कि आप कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, मार्केट प्राइस से किया है तो ठीक है, बट अब यहाँ पे इसके अंदर क्या लाया इन्होंने, अमेंडमेंट, समझना गाइस, इसके अंदर इन्होंने क्या लाया, थोड़ा सा अमेंडमेंट लाया, और अमेंडमेंट के अंदर इन्होंने क्या बोला, कम ऑन गाइस, इसको अमेंड किया, और अमेंड करके इन्होंने क्या बोला, तो इन्होंने बताया कि अगर अब ट्रांजैक्शंस अलाउड है अदर देन रेम्यूनरेशन अगर आप जितने भी ले रहे हो वो तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, अदर देन रेम्यूनरेशन एज सच डायरेक्टर और हैविंग ट्रांजैक्शंस नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ इट्स, तो ट्रांजैक्शन अलाउड है वो कितना है, अप टू 10% ऑफ his total income, up to 10% of his total income, right, वहां तक अलाउड है at any time during the 2 financial year, ये जो मैंने आपको बताया वही है, and during the current financial year। इन शॉर्ट पहले अमेंडमेंट से पहले कोई लिमिट नहीं था और नॉट अलाउड सीधा लिखा था, अब यहाँ पे लिमिट ला दिया है और बोला है कि up to 10% it is allowed, right, और ये जो भी ट्रांजैक्शंस आप देख रहे हो इसमें आपको ये सब तो कंसीडर करना ही नहीं है, shall not include pecuniary relationship, shall not include sitting fees, reimbursement of expense, profit related commissions approved by shareholders, that is members, and फिर वहां पे सेकंड पॉइंट के अंदर बोला कि दिस प्रोविजन, सी पॉइंट, नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, अगर इफ इट हैज नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 एंड 92, राइट, मतलब गवर्नमेंट कंपनी को ये वैसे भी यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा हुआ ही है, नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, सो दिस पॉइंट स्पेसिफिकली not applicable to government company, none of whose relative, hey guys come on, none of whose relative, अब यहाँ पे आगम की बात नहीं है, देखो ये सी पॉइंट के अंदर हूं मतलब आगम की बात थी, देखो यहाँ पे लिखा है कि दिस इज फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राइट, बट अब यहाँ पे डी पॉइंट जो है गाइस वो रिलेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए है, मतलब आगम की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सो रिलेटिव के अंदर कौन कौन आ जाता है तो वो भी अपन एक डिस्कस कर लेते हैं गाइस, रिलेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सो रिलेटिव्स की डेफिनेशन है गाइस कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर 2 सबसेक्शन 77 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जिसके अंदर रिलेटिव का डेफिनेशन दिया हुआ है, इट सेज, रिलेटिव का डेफिनेशन दिया हुआ है, इट सेज, ये कथक वाला डांस गाइस, रिलेटिव का डेफिनेशन मतलब कुछ भी नहीं, पहले सेक्शन के अंदर इन्होंने वहां पे बोला कि यस यहाँ पे जो स्पाउस है, राइट, HUF and its members, ठीक है, and such other member as may be prescribed, बस इतने ही उसके रिलेटिव के डेफिनेशंस के अंदर दिए। सर व्हाट अबाउट मदर फादर एंड ऑल, राइट, अगर कंपनी ने HUF नहीं, पर्सन ने HUF नहीं क्रिएट किया है तो ठीक है, सो वहां पे सच अदर पर्सन एज में भी प्रिस्क्राइब्ड ऐसा बोला था, तो इतने लोग और रिलेटिव्स के डेफिनेशंस के अंदर आते हैं गाइस, जो हमारे से बड़े हैं मदर फादर, राइट, फिर हमारे से छोटे सन डॉटर, देखो मेरे रिलेटिव्स में कौन आएंगे, तो 2 स्टेप्स ऊपर जाऊं, मतलब मदर फादर, देन सन डॉटर, सन की वाइफ, मेरे सन की वाइफ, मेरे डॉटर का हस्बैंड, समझना गाइस, मदर फादर सन डॉटर, सन की वाइफ, डॉटर का हस्बैंड, ब्रदर सिस्टर, सिंपली एक कथक स्टेप्स गाइस आपको करने का है, राइट, क्या बोला फिर से, मदर फादर सन डॉटर, सन की वाइफ, डॉटर का हस्बैंड, ब्रदर एंड सिस्टर, दीज आर दी ओनली रिलेटिव्स, कम ऑन फिर से स्पाउस, ठीक है, वो सब कथक में नहीं आता बिकॉज़ वो तो यहां बसती है ना स्पाउस, समझो गाइस, तो स्पाउस, HUF एंड उसके मेंबर्स एंड सच अदर मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, राइट, क्या बोला, मदर फादर
सन, डॉटर, सन की वाइफ, डॉटर का हस्बैंड, ब्रदर, वो मेरे इक्विवेलेंट रहेंगे, ब्रदर सिस्टर, तो इसीलिए वो बाजू में आए, ब्रदर एंड सिस्टर, सिंपल, कम ऑन गाइस, राइट। इतने लोग रिलेटिव्स के अंदर है। तो ये जो डी पॉइंट देखना है वो आगम के लिए नहीं देखना है। डी पॉइंट जो देखना है वो आगम के पापा, आगम की मम्मा, आगम का सन, डॉटर, आगम के सन की वाइफ, डॉटर का हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर, इनके लिए देखने का है कंपनी के साथ। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव, व्हाट इट सेज गाइस, इट सेज डी पॉइंट, नन ऑफ हुज रिलेटिव्स, हुज मतलब जो बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह अपॉइंट होना चाहता है, it says none of whose relative is holding any security, none of whose relative मतलब हमारे केस में आगम, आगम्स के रिलेटिव्स, और रिलेटिव्स का मतलब क्या, उसके चाचा भी इवन रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आते। रिलेटिव मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 में जो रिलेटिव की डेफिनेशंस के अंदर आते हैं उनकी बात है। सो आगम्स रिलेटिव है गाइस, कम ऑन, आगम्स रिलेटिव, none of whose relative is holding any security of any interest in the company and its hassa, मतलब के आगम की मम्मा के पास, पापा के पास, सन के पास, सन की वाइफ के पास, डॉटर के पास, डॉटर के हस्बैंड के पास, ब्रदर के पास, सिस्टर के पास एंड स्पाउस के पास रिलायंस का शेयर नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिबेंचर नहीं होना चाहिए, प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए। रिलायंस की होल्डिंग कंपनी के शेयर्स, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स नहीं होने चाहिए। रिलायंस की सब्सिडियरी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज नहीं होने चाहिए। रिलायंस की एसोसिएट कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज कुछ भी नहीं होना चाहिए। तब जाके आगम इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। सर 10 साल पहले आगम के पापा ने रिलायंस के शेयर्स लिए थे, पर अब तो बेच दिए सर, तो चलेगा। मतलब 10 साल पहले लिए थे और 8 साल पहले बेच दिए, बट यहाँ पे लिखा हुआ बेटा एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर और द करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब कितना पीछे जाने का, तो 2 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जाने का प्लस करंट ईयर में देखने का। 3 साल पहले शेयर्स लिए थे और उसी टाइम बेच दिए, इट्स फाइन। हमको कब देखने का, जिस दिन आगम प्रपोजल लेके जा रहा है वो साल देखो और उसके आगे वाले 2 साल देखो, मतलब प्रीवियस 2 ईयर। उसके रिलेटिव्स के पास, उसकी कंपनी के जहां पे वो अप्लाई कर रहा है, उसकी होल्डिंग कंपनी, उसकी सब्सिडियरी कंपनी, उसकी एसोसिएट कंपनी के शेयर्स, सिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। सिंपल एज दैट। वाज देयर एनी डाउट? आई होप सो आई मेक इट वेरी क्लियर। बट यस, यहाँ पे एक्सेप्शंस दिया रे, और एक्सेप्शंस में बोला है कि अगर उसके पापा का बहुत मन आ गया है इस शेयर्स के ऊपर और अगर वो ये शेयर्स लेना चाहते हैं, हाउएवर द रिलेटिव में होल्ड द सिक्योरिटी और द इंटरेस्ट in the company of the face value, ये मार्क करना गाइस, लॉ का बंदा हूं, वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊंगा। फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज और 2% of the total paid up share capital of the company in its holding subsidiary associate company or such higher amount as may be prescribed। मतलब के ये यहां पे पहले मना कर दिया, फिर एक्सेप्शंस दिया। एक्सेप्शंस में आपको बोला है कि अगर आगम के relatives, if relative holds or hails, right, 50 lakh rupees और 2% paid up, ठीक है, paid up of the company not exceeding 50 lakh rupees और 2% of its paid up share capital of the company, right, या फिर उसकी holding, subsidiary and associate company। यहां तक अगर आप holding करते हो then it's fine, whichever is lower रहेगा ना, because इससे बढ़ना नहीं चाहिए। not exceeding लिखा है ना, not exceeding 50 लाख रुपया, not exceeding 2% of the paid up share capital, right। एंड ये हमको जो देखने का है गाइस, वो फेस वैल्यू देखने का है, मार्केट वैल्यू नहीं देखने का। यहां तक अगर वो हेल्ड करते हैं देन इट्स फाइन, इसके आगे नहीं चलेगा। दिस इज व्हाट द फर्स्ट पॉइंट गाइस जो हमको देखने का है पिछले 2 साल एंड करंट फाइनेंशियल ईयर में। दूसरा ही पॉइंट ये है, उसमें कंटिन्यूएशन में है, नन ऑफ हुज रिलेटिव इज इंडेटेड टू द कंपनी, to its holding company, subsidiary company, associate company, promoters और directors। मतलब के इधर रिलायंस ने या रिलायंस की होल्डिंग, सब्सिडियरी या एसोसिएट कंपनी ने
कुछ पैसा दिया है रिलेटिव ऑफ आगम्स दैट इज प्रपोज्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राइट, जो प्रपोज्ड आईडी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, राइट। अगर रिलायंस ने यहाँ पे कुछ पैसा दिया है इनडेटेड टू द कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट एंड प्रमोटर्स, ठीक है, फिर इन एक्सेस ऑफ सच अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब, तो यहाँ पे फिर अमाउंट प्रिस्क्राइब किया है अप टू 50 लाख, इट्स फाइन। अप टू 50 लाख रुपए तक अगर इसने दिया है इट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है, ये चलेगा। इससे ज्यादा दिया है बॉस, इट वॉन्ट अलाउड, समझना कि पिछले 2 साल में, बिकॉज क्या होगा पता है कि सपोज आज रिलायंस, मैं आपको टेक्निकली समझाता हूँ क्यों ऐसा, सपोज आज रिलायंस 5 करोड़ का लोन आगम के पापा को देके बैठा है, ठीक है, आगम रिलायंस के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन रहा है। अब आगम को अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू रखना है कि रिलायंस तू ऐसे मत कर वैसे कर, ये शेयर होल्डर के हित में नहीं है। एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज चाहता है कि नहीं हम तो जैसे मन मर्जी करेंगे। आगम वहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था तो वो कंप्लेन करने के लिए जा रहा था, रिलायंस ने बोला हे आगम अगर तू गया तो तेरे पापा को बोल के जो 2 करोड़ का लोन दिया था वो चुकता कर दे। फिर आगम अपना इंडिपेंडेंस दिखा ही नहीं पाएगा, क्यों? बिकॉज उसके पापा ने उस कंपनी से लोन ले रखा है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। उसके पापा ने क्या कर रखा है, रिलायंस से लोन ले रखा है, लोन के दबे वो तो वहां पे है, राइट। सो कानून ने वहां पे बोला कि अगर इसने 50 लाख से ज्यादा का इंडेटनेस है रिलायंस से, उसकी होल्डिंग सब्सिडियरी या एसोसिएट से, या उनके प्रमोटर एंड डायरेक्टर्स इवन वो भी यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। प्रमोटर एंड डायरेक्टर ने पर्सनल लोन भी दिया है सपोज किसको, रिलेटिव ऑफ आगम्स दैट इज प्रपोज्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 50 लाख तक इट्स फाइन। 50 लाख तक अगर कुछ ट्रांजैक्शंस किया है इट्स फाइन, पिछले 2 साल में करंट फाइनेंशियल ईयर में, उससे ज्यादा अगर किया है इट इज नॉट फाइन, तो आगम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। दिस इज व्हाट द परफेक्ट वे टू चेक इट आउट। वेरी क्लियर गाइस। अब तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि भैया कंपनी ने, मतलब कि रिलायंस ने, या उसकी होल्डिंग सब्सिडियरी या एसोसिएट ने, या उसके प्रमोटर ने, या डायरेक्टर ऑफ डी ऑफ होल्डिंग कंपनी ने, समझना, किसी थर्ड पार्टी को लोन दिया है, मतलब रिलायंस आगम के रिलेटिव्स को नहीं, किसी थर्ड पार्टी को गारंटी, किसी थर्ड पार्टी को इंडेटनेस दिया है। बट आगम के रिलेटिव्स इतने सीधे थे, इतने बोले थे कि इन्होंने बोला कि हे रिलायंस, या उसकी होल्डिंग कंपनी को बोला, या उसकी सब्सिडियरी को, या एसोसिएट को, या प्रमोटर को, या डायरेक्टर ऑफ द होल्डिंग कंपनी को बोला कि आप इस थर्ड पार्टी को, आप इनको लोन दीजिए, आप इनको पैसा दीजिए यार। रिलायंस ने बोला कि हे रिलेटिव्स ऑफ आगम, हम इनको जानते नहीं है, अगर आप गारंटी ले रहे हो तो हम ये पैसा दे। तो इसने बोला ठीक है भैया, दी आपको गारंटी, हमने आपको गारंटी चाहिए ना, ये दे दी, ये लो, ये हमने आपको गारंटी दे दी, हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आप इनको पैसा दो। अगर कंपनी रिलेटिव ऑफ आगम जिन्होंने, देखो ना, हैज गिवन अ गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी, गारंटी दे दी या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी है कि चलो ये एसेट्स हमारी ले लो बट आप इनको लोन दो, लोन हमको नहीं चाहिए, हमको इंडेटनेस नहीं चाहिए, आप इनको दे दो, गारंटी हमरी ले लो। तो अगर ऐसी गारंटी भी आगम के रिलेटिव ने रिलायंस को, उसकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, प्रमोटर, डायरेक्टर ऑफ द होल्डिंग कंपनी को दी हुई है 50 लाख तक, ठीक है, ठीक है, इसका हम समझ रहे हैं, अप टू 50 लाख, ठीक है, अलाउड, राइट। अबव 50 लाख अलाउड तो है, बट फिर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाओगे। सिंपल, समझ में आ रहा है गैस? यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट? यस, दिस इज व्हाट द थर्ड पॉइंट है ना। वैसे हम डी पॉइंट देख रहे हैं, उस डी पॉइंट का ये तीसरा पॉइंट है। डी पॉइंट क्या था? तो डी पॉइंट आगम के लिए नहीं देखना था, डी पॉइंट आगम के रिलेटिव्स के लिए देखना था। नन ऑफ हुज रिलेटिव, सबसे पहले हमने पॉइंट देखा कि उसके रिलेटिव के पास कंपनी की या उसकी हंसा की कोई भी क्या नहीं होनी चाहिए, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए।
पिछले 2 साल में एंड करंट फाइनेंशियल ईयर में, बट वहां पे एक्सेप्शंस आया कि अगर 50 लाख तक या फिर 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, अगर वहां तक के फेस वैल्यू के अगर शेयर्स ये लोग लेके बैठे हैं, देन यस इट इज डेफिनेटली फाइन। दूसरा पॉइंट देखा कि भैया रिलायंस ने या उसकी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी ने या प्रमोटर ने या डायरेक्टर ने आगम के रिलेटिव्स को इंडेटनेस 50 लाख से ज्यादा का पिछले 2 साल में या करंट ईयर में नहीं दिया हुआ होना चाहिए। इवन इस कंपनी ने या उसकी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी ने किसी थर्ड पार्टी को भी इंडेटनेस दिया है जिसकी गारंटी आगम के रिलेटिव ने ली है और वो 50 लाख से या उससे ज्यादा है, अप टू 50 लाख इट्स फाइन, 50 लाख से ज्यादा है, देन आगम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। एंड द फोर्थ पॉइंट, has any other pecuniary transactions or relationship, has any other pecuniary transactions, किसी भी पैसों related transactions या relationship with the company, holding company, subsidiary company or associate company amounting to एक limit दे दिया गया 2% or more of the gross turnover or the total income singly or in combination with the transactions referred in subclause 1, 2 and 3 above। यहाँ पे बॉम्ब फोड़ा है come on guys, पहले इंडिविजुअल लिमिट दी, फर्स्ट के अंदर लिमिट दी, क्या लिमिट दी फर्स्ट के अंदर 2% ऑफ द पेड अप एंड 50 लाख रुपीस का, फिर सेकेंड के अंदर इंडेटनेस का लिमिट दिया 50 लाख रुपए का, थर्ड के अंदर गारंटी का लिमिट दिया 50 लाख रुपए का। अब क्या बोलता है चौथे पॉइंट के अंदर कि अदर पेक्यूनरी रिलेशनशिप भी आपका उनके साथ है, एंड ऊपर के 3 टाइप के रिलेशनशिप, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वाले सबको मिला के, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये सबको मिला के पेक्यूनरी ट्रांजैक्शंस 2% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर, समझना गाइस, ये सबको मिला के ये ट्रांजैक्शंस 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर, 2% ऑफ टोटल इनकम, समझना 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और 2% ऑफ टोटल इनकम सिंगली और इन कॉम्बिनेशन, सिंगली मतलब ये जो चौथा ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो वो वाला, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 2 3 अबोव, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। सपोज रिलायंस का ग्रॉस टर्नओवर 1000 करोड़ का है तो 1000 करोड़ का 2% 20 करोड़, टोटल इनकम जो है, टर्नओवर एंड इनकम में फर्क है, टोटल इनकम जो है वो 1200 करोड़ का है, 1200 करोड़ का 2%, समझना 1200 करोड़ का 2%, दैट इज 240 करोड़। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ का ट्रांजैक्शंस 240 करोड़ से ज्यादा का, सॉरी 240 लाख 24 करोड़ हुआ, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर इसका टर्नओवर 10 करोड़ का ही है तो 10 करोड़ का 2% जो होता है वो 20 लाख रुपया ही होता है। कितना होता है? सिर्फ 20 लाख होता है। 20 लाख रुपया तो हद हो गई, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, राइट, उनकी इंडिविजुअल लिमिट 50 लाख की थी बट टोटल लिमिट तो 20 की है, तो 20 से ज्यादा तो आप चारों में से किसी भी ट्रांजैक्शंस के अंदर नहीं कर सकते, लग जाएंगे वहां पे आपकी। समझ में आता है क्या? राइट, सो दिस इज व्हाट द ओवरऑल लिमिट, समझना गाइस, दिस इज व्हाट द ओवरऑल लिमिट फॉर डी पॉइंट। डी पॉइंट का ये ओवरऑल लिमिट है। यस गाइस, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट डी पॉइंट। आगे बढ़ता है ई पॉइंट। अब ई पॉइंट जो है ना गाइस, सी पॉइंट जो था वो सिर्फ डायरेक्टर के लिए देखा, डी पॉइंट जो था वो रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर के लिए देखा। अब जो ई पॉइंट है वो दोनों के लिए है, हु नाइदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव। उसके अंदर आपको ये पॉइंट्स कवर करने के हैं। नाइदर हिमसेल्फ मतलब आगम भी इस चीजों के अंदर फॉल नहीं होना चाहिए और आगम के रिलेटिव्स भी इस चीजों के अंदर फॉल नहीं होना चाहिए। नंबर 1, ठीक है। ये डी पॉइंट जो है गाइस वो ड्रास्टिक अमेंडमेंट्स थे, इसीलिए मैंने यहां से आपको नहीं पढ़ाया। यहाँ पे है ही वो रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर, राइट, पेक्यूनरी रिलेशनशिप एंड ग्रॉस टर्नओवर, ग्रॉस टोटल इनकम एंड 50 लाख, बट ये अमेंडमेंट हो चुका है गाइस, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग इट फ्रॉम दिस डी पॉइंट।
राइट। सो आप भी उस हिसाब से ही तैयार रहिएगा गाइस, डी पॉइंट इसमें से नहीं करने का है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड रिलेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दोनों के लिए ये है, नाइदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव, राइट। दोनों पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे। उसमें पहला पॉइंट, holds or held the position of key managerial personnel or has been employee of the company or its holding subsidiary or associate company in any of the 3 financial year immediately preceding the financial year in which he is proposed to be appointed. समझना guys. However, in case of a relative who is employee, the restriction shall not apply for his employment during the preceding 3 financial year. मतलब के ना वो खुद, मतलब के ना आगम के रिलेटिव्स उसकी वो कंपनी में उसकी होल्डिंग एसोसिएट एंड सब्सिडियरी कंपनीज के अंदर की मैनेजरियल पर्सनल होना चाहिए। अब केएमपी के अंदर क्या क्या आता है, सीईओ, सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, ये 6 जन आता है। तो ये लोग पिछले 3 साल में रिलायंस के ना तो वो क्या होने चाहिए, केएमपी होने चाहिए, और ना ही वो एम्प्लॉय होने चाहिए। सिंपल एज दैट गाइस। बट फिर वहां पे बोला है कि एज फार एज रिलेटिव इज कंसर्न, अगर रिलेटिव्स वहां पे एम्प्लॉय है सिर्फ, this restriction shall not apply for his employment during the preceding 3 financial year in case of a relative। ठीक है, वो तो एम्प्लॉय भी नहीं होना चाहिए, राइट, प्यून भी नहीं होना चाहिए रिलायंस का। फिर उसके बाद बोला हु नाइदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव इज और हैज बीन एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर और पार्टनर। ये रिलायंस का, समझना कैसे, ये रिलायंस का चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा ना, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, जहां पे वो ऑडिट करवाता है। ये रिलायंस का कंपनी सेक्रेटरी भी होगा, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, जहां से सेक्रेटरियल ऑडिट होता है। ये रिलायंस के कॉस्ट अकाउंटेंट भी होगा, जहां से कॉस्ट ऑडिट होता है। समझना गाइस। तो अगर आगम जो है वो उनकी कोई सीए फर्म के साथ जो जहां पे रिलायंस का ऑडिट होता है, कोई सीएस फर्म के साथ जहां पे रिलायंस का सेक्रेटरियल ऑडिट होता है, उनके कोई सीएमए फर्म के साथ जहां पे रिलायंस का कॉस्ट ऑडिट होता है, अगर आगम उस फर्म के अंदर जॉब कर रहा है, आगम उस फर्म के अंदर प्रोपराइटर है, आगम उस फर्म के अंदर पार्टनर है, तब भी आगम रिलायंस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता है। कम ऑन गाइस, देखो ना कहां दूर दूर तक वो लोग जहां जहां पे ये छेड़े अड़ रहे थे वहां पे अड़ा दिए। Is or has been an employee or the proprietor or a partner in any of the 3 financial year immediately preceding the financial year in which is appointed, proposed to be appointed, of a firm of auditor or the company secretary is in practice of the cost auditor of the company or its holding subsidiary and associate company। ठीक है, यहाँ पे तो सीधा मना कर दिया है। एंड बी पॉइंट के अंदर लिखा कोई लीगल और कंसल्टिंग फर्म लाइक एडवोकेट फर्म्स, वी कैन कंसीडर ओवर हियर एडवोकेट्स फर्म, कोई लीगल फर्म, उसके अंदर अगर आगम एम्प्लॉय है तो चलेगा क्या? अगर वो फर्म जो टोटल कमाती है ना, वो फर्म का जो टोटल टर्नओवर है ना, उसका 10% या ज्यादा रेवेन्यू तो रिलायंस उसको दे रहा है। मतलब रिलायंस के सारे केस ये फर्म हैंडल कर रही है। सपोज इस फर्म का टोटल टर्नओवर है 1 करोड़ रुपए का, बट 10 लाख या उससे ज्यादा का पैसा तो रिलायंस या उसकी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी ही इसको दे रही है। आगम यहाँ पे इस फर्म के अंदर पार्टनर है या प्रोपराइटर है या एम्प्लॉय है, तो फिर आगम क्या नहीं कर सकता, रिलायंस का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। पढ़ते हैं गाइस। Any legal or consulting firm that has or had any transactions with the company, its holding subsidiary and associate company amounting to 10% or more of the gross turnover of such firm, 10% या उससे ज्यादा का अगर कोई ट्रांजैक्शंस कंपनी के साथ आप कर रहे हो, समझ में आ रहा है, तो फिर आगम वहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। सिंपल, ठीक है। Who neither himself nor any of his relative, राइट, इसमें कोई ट्रांजैक्शंस का लिमिट ही नहीं दिया, इसमें तो 1 रुपए का भी ट्रांजैक्शंस होगा, राइट, या नहीं भी होगा। आप सीएस या सीएमए के अंदर फर्म के अंदर जॉब कर रहे हो और वो फर्म रिलायंस का ऑडिट कर रहा है, यू कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी। Yeah, neither himself nor any of his relative holds together with his relative 2% or more of the total voting power। अगर आगम एंड उसके रिलेटिव के पास
आगम एंड उसके रिलेटिव के पास 2% और मोर वोटिंग पावर है, किसके? ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, ऑफ द कंपनी सिर्फ, राइट। तो फिर वहां पे आगम उस कंपनी में क्या नहीं बन सकता? बोलो ना, क्या नहीं बन सकता? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। एंड द लास्ट पॉइंट जो मैं ऑलवेज बोलता हूं कि बच्चे आप लोग समझाओ, राइट? पढ़ता मैं हूं, हु नाइदर हिमसेल्फ, मतलब आगम नहीं, नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव is a CEO or director by whatever name called of any non-profit organization that receives 25% or more of its receipts from the company, any of its promoters, directors or holding subsidiary or associate company, or that holds 2% or more total voting power of the company. ये कौन बताएगा? You can unmute yourself and you can speak it directly. इतना सारा आप टाइप नहीं कर पाओगे। Who neither himself nor any of his relative is a CEO or the director of any NPO, non-profit organization, that receives 25% or more of its receipts from the company. Okay, no one is there. It's okay. Yes, guys, there is a, समझना, neither himself nor any of his relative, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था चल रही है। यस, इज देयर एनीवन? आई गेस निमिषा की आवाज आई। हाँ सर। यस निमिषा, प्लीज गो अहेड बेटा। जो एनजीओ के सीईओ और डायरेक्टर है वो उसमें से जो मतलब कंपनी के 25% और मोर रिसिप्ट नहीं होनी चाहिए। कंपनी की नहीं होनी चाहिए? एनजीओ को जो मतलब पेमेंट करते हैं वो एनजीओ को जो पेमेंट कौन कर रहा है बेटा? हु आर मेकिंग द पेमेंट? कंपनी एनजीओ को Which देती company? है Which company? Here in our example, which company? जिसके Reliance? अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं। हाँ रिलायंस। Reliance, ठीक है। हाँ। I guess is going good. From the company, promoter, director, Reliance या उसके होल्डिंग कंपनी या सब्सिडियरी कंपनी या एसोसिएट कंपनी, उस कंपनी के प्रमोटर, उस कंपनी के प्रमोटर, राइट, या उस कंपनी के डायरेक्टर, समझना, राइट, इतने लोग हैं एक बाजू, प्रमोटर, डायरेक्टर, होल्डिंग सब्सिडियरी, एसोसिएट कंपनी, राइट, ये लोग है ना, ये लोग दान धर्म करते रहते हैं, समझना, ये लोग दान धर्म करते रहते हैं। ये लोग किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी पैसा देते थे, दान धर्म करते थे। कानून ये बोलता है कि रिलायंस दान धर्म कर रहा है, उसकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, प्रमोटर, डायरेक्टर दान धर्म कर रहे, करने दो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देने दो। बट ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कि जो पूरे साल में 10 करोड़ रुपए का दान धर्म लेती है या उसके पास आता है, बट 10 करोड़ में से 25% दान धर्म जो है ना, वो कहां से आया है? क्योंकि भैया 25% तो इसकी रोजी रोटी, मतलब कि इसके जो दान की अमाउंट है 2.5 करोड़ और मोर, वो तो इस ग्रुप से आ रही है, मतलब रिलायंस की उसकी होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट, प्रमोटर, डायरेक्टर वहां से आ रही है। एंड आगम या उसके रिलेटिव, आगम या उसके रिलेटिव इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी पोस्ट पे बैठे हैं? तो कि भैया ये लोग यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव है या ये लोग इसके अंदर डायरेक्टर है, तो फिर आगम यहाँ पे
जिसका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही इस ग्रुप की मदद से चल रहा है, समझ में गाइस, राइट। तो कानून ने बोला कि भैया आगम क्या नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता है गाइस। कम ऑन इंग्लिश में लिखा है, देखो ना क्या लिखा है, नाइदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव, neither himself nor any of his relative is a chief executive or director by whatever name called of any NPO, कि जो लोग 25% या उससे ज्यादा की रिसिप्ट्स, मतलब उनकी जो टोटल रिसिप्ट्स होगी उसका 25% वो कंपनी से, प्रमोटर से, डायरेक्टर से, या उसकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी या एसोसिएट्स कंपनी से ले रहा है। ये एक अलग पॉइंट है। या फिर एक दूसरा पॉइंट है कि एनपीओ 2% या उससे ज्यादा का वोटिंग पावर हेल्ड कर रहा है। ये लोग यहाँ पे सीईओ डायरेक्टर है एंड एनपीओ, ये एक अलग पॉइंट है गाइस। एनपीओ यहाँ पे इस कंपनी के अंदर 2% और मोर वोटिंग पावर हेल्ड कर रहा है। तब जाके भी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। क्लियर गाइस? Such other qualifications as may be prescribed. Number 6. ठीक है, सम अप करते हैं इसको, सारे के सारे पॉइंट्स को, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, राइट। 6 वहां पे क्राइटेरिया थे गाइस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, देयर आर 6 कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड। 6 कंडीशंस। नंबर 1, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब ऐसा पर्सन कि जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, फुल टाइम डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, राइट। बोर्ड के ओपिनियन से, अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो बोर्ड के ओपिनियन से उस भाई साहब के पास इंटीग्रिटी, एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस है। गवर्नमेंट कंपनी है तो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के ओपिनियन से, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के ओपिनियन से उस भाई साहब के पास इंटीग्रिटी है, रेलेवेंट एक्सपर्टाइज है एंड एक्सपीरियंस है। नंबर बी, जो बंदा अपॉइंट होना चाहता है, हु इज नॉट अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी, जिसमें वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है, फॉर एन एग्जांपल रिलायंस, उसकी होल्डिंग, सब्सिडियरी एंड एसोसिएट कंपनी, नॉट रिलेटेड टू द प्रमोटर एंड डायरेक्टर ऑफ इवन रिलायंस एंड होल्डिंग, सब्सिडियरी एंड एसोसिएट कंपनी। वो खुद तो प्रमोटर नहीं होना चाहिए, वो प्रमोटर का रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर का रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट में बोला हूं, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए है। ये थर्ड पॉइंट गवर्नमेंट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। हु हैज और हैड नो पेक्यूनरी, पैसों वाला कोई भी ट्रांजैक्शंस अदर देन रेम्यूनरेशन और हैविंग ट्रांजैक्शंस नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द टोटल इनकम, राइट। वहां पे 10% के लिए अलाउ किया, बाकी 10% से ज्यादा का ट्रांजैक्शंस उसका कंपनी के साथ नहीं होना चाहिए। करंट ईयर में देखने का, पिछले 2 साल के अंदर देखने का। बट उसमें कुछ एक्सेप्शंस है। अगर वो ट्रांजैक्शंस पेक्यूनरी रिलेशनशिप शैल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, सेटिंग फीस इंक्लूड नहीं करता है, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं करता है, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशंस इंक्लूड नहीं करता है। समझना गाइस, वो थर्ड पॉइंट था। ट्रांजैक्शंस, कोई भी पेक्यूनरी ट्रांजैक्शंस नॉट अलाउड, बट यस अप टू 10% इट इज अलाउड। चौथा पॉइंट इसने बोला नन ऑफ हुज रिलेटिव्स, मतलब अब रिलेटिव्स की बात आ गई जो हमने सेक्शन 2 सब सेक्शन 77 के अंदर पढ़ा। नन ऑफ हुज रिलेटिव्स इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी, राइट। उसका कोई भी सिक्योरिटीज हेल्ड नहीं करनी चाहिए उस कंपनी के अंदर, उसकी होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट कंपनी के अंदर, करंट फाइनेंशियल ईयर में, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में। समझना। बट अगर वो रिलेटिव्स 50 लाख रुपए तक, ये इंडिविजुअल लिमिट दी है गाइस नंबर 1 की, 50 लाख तक और 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी और होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट कंपनी तक का अगर शेयर हेल्ड करते हैं, देन यस इट इज डेफिनेटली अलाउड। दूसरा वहां पे पॉइंट आया डी पॉइंट के अंदर, नन ऑफ हिज रिलेटिव is indebted from the Reliance holding subsidiary and associate promoter and director up to 50 lakh, yes it is fine, beyond 50 अगर है तो वो डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। तीसरा पॉइंट आया, इंडेटनेस किसी थर्ड पार्टी को दिया है बट रिलेटिव ऑफ आगम ने, मतलब प्रपोज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने गारंटी दिया हुआ, वो गारंटी अप टू 50 लाख तक था, इट इज फाइन। अगेन इंडिविजुअल लिमिट है, अबव 50 है, आगम कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चौथा पॉइंट अदर पेक्यूनरी ट्रांजैक्शंस के बारे में बात कर रहा है, रिलेटिव का कंपनी या एचएसए के साथ, amounting to 2% of the gross turnover or 2% of the total income of the company, including above 3
ट्रांजैक्शंस, मतलब कि ये ओवरऑल लिमिट है जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ऐसे जितने भी ट्रांजैक्शंस, पेक्यूनरी ट्रांजैक्शंस रिलेटिव्स के अगर कंपनी के साथ या उसकी हंसा के साथ, सॉरी हंसा के साथ अगर होते हैं, यस दैट इज फाइन। समझ में आ गया, राइट? कितना? 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर और 2% और मोर ऑफ इट्स टोटल इनकम। सिंगल वाला ट्रांजैक्शंस मतलब फोर्थ नंबर वाला, इन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अबव ट्रांजैक्शंस रेफर्ड इन 1 2 3 अबव, यस, इससे ज्यादा मतलब दिस इज ओवरऑल लिमिट, जो ऊपर तीन को चारों का टोटल मिला के इससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। सो इंडिविजुअल लिमिट इज देयर एंड ओवरऑल लिमिट इज आल्सो देयर। दिस इज व्हाट पॉइंट नंबर 4 दैट हैज टू बी चेक्ड फॉर द रिलेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसके बाद हु नाइदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव, ना वो खुद ना उसके रिलेटिव। केएमपी होने चाहिए उस कंपनी के अंदर, उसकी होल्डिंग सब्सिडियरी हंसा के अंदर, एम्प्लॉय भी नहीं होने चाहिए। पिछले 3 साल को देखना है, बट अगर पिछले 3 साल में उसके रिलेटिव एम्प्लॉय रहे हैं दैट इज कंप्लीटली फाइन, केएमपी नहीं चलेगा। फिर सेकंड पॉइंट बोला उसकी जो सीए, सीएस एंड सीए में की फर्म है वहां पे वो एम्प्लॉय नहीं है, प्रोप्राइटर नहीं है, पार्टनर नहीं होना चाहिए। उसकी कोई लीगल कंसल्टिंग फर्म है, राइट? और लीगल कंसल्टिंग फर्म का जो टोटल टर्नओवर है, ग्रॉस टर्नओवर, उसका 10% तक इट्स फाइन। उससे ज्यादा के ट्रांजैक्शंस अगर कंपनी या उसकी हंसा के साथ है तो वहां पे आगम कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आगम neither himself nor any of his relative holds 2% or more of its total voting power of the company। यहां पे हंसा नहीं देखना है। Neither himself nor any of his relative is a CEO or the director of any non-profit organization which is receiving 25% or more of its gross receipts from the company holding subsidiary associate company, उसके promoter और director, or holds 2% or more of the voting power of the company, जो यहाँ पे था। Such other qualifications as may be prescribed, राइट? और उसके अंदर एक ही कंडीशंस और प्रिस्क्राइब किए रूल के अंदर। आई टोल्ड यू, मैं आपको रूल भी पढ़ाऊंगा, राइट? कि भैया जो भी बंदा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसके पास रिलेवेंट एक्सपर्टाइज के अंदर क्या होना चाहिए, तो किसी एक फील्ड का नॉलेज उसके पास होना चाहिए, ट्रिमेंडस नॉलेज, फाइनेंस का, लॉ का, मैनेजमेंट का, सेल्स का, मार्केटिंग का, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टेक्निकल ऑपरेशंस या अदर डिसिप्लिन्स, इसमें से किसी का भी एक नॉलेज होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट द कंडीशंस जो मैं आपको समझाना चाहता था। 149 सबसेक्शन 7 ये बोलता है कि यस, ऐसी कंडीशंस आप फुलफिल कर रहे हो, ऐसा आपको जब आप फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करते हो फर्स्ट मीटिंग के अंदर आपको देना पड़ेगा। आपको एवरी फाइनेंशियल ईयर की 149(7) ये रिक्वायरमेंट देने के लिए बोलता है। एवरी फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट मीटिंग में भी ये आप पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हो, राइट? तब देना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट मीटिंग में भी आपको देना पड़ेगा दैट यू आर फुलफिलिंग दिस क्राइटेरिया। एंड जब जब कोई चेंज होता है अगर सर्कमस्टेंसेस के अंदर, तब भी आपको ऐसे डिक्लेरेशंस देने पड़ेंगे। सो दिस इज व्हाट सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशंस ऑफ द इंडिपेंडेंस बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फर्स्ट टाइम जब वो एज अ कंपनी में जा रहा है तब एवरी फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट मीटिंग के अंदर, एंड जब भी कुछ चेंज होता है सर्कमस्टेंसेस के अंदर तब वहां पे ये देना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए एक शेड्यूल बनाया गया, शेड्यूल 4, जिसके अंदर सारी बातें लिखी है, वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कभी भी कोई स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलेगा, मतलब ईसॉप ईसोस के लिए वो अलाउड नहीं है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन और एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, राइट, इसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, राइट? नॉट बी एंटाइटल फॉर एनी स्टॉक ऑप्शन, may receive remuneration by way of sitting fees। सिटिंग फीस मतलब मीटिंग अटेंड करने का फीस इसको मिल सकता है। This is allowed. The company may reimburse to the independent director the expense for the participation in the board, right? ये सब कुछ and profit related commission subject to approval of shareholders। ये सब कुछ allowed है जो हमने already ऊपर exceptions के अंदर discuss किया था guys। कितने पीरियड के लिए भाई साहब अपॉइंट हो सकते हैं? An independent director shall hold office for a maximum term of 5 consecutive years। He shall be eligible for the reappointment अगर special resolution पास होता है, एंड उसका डिस्क्लोजर आप बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी डालते हो। मतलब कि आप 5 साल के लिए एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हो। वही सेम कंपनी के लिए
5 इयर्स के लिए आप रीअपॉइंट भी हो सकते हो, बट यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट होने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तब जाके आप रीअपॉइंट हो सकते हो। 2 टर्म अगर आपका खत्म हो जाता है, ये आपका पहला टर्म है जो मैक्सिमम 5 साल का होता है, ये आपका दूसरा टर्म है जो अगेन मैक्सिमम 5 साल का होता है। 2 टर्म कंसेक्यूटिव आपके खत्म हो गए, राइट, उसके बाद आप रीअपॉइंट नहीं हो सकते। रिस्ट्रिक्शन ऑन द टर्म्स ऑफ नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। एक टर्म मैक्सिमम 5 साल का होता है, दूसरा टर्म मैक्सिमम 5 साल का होगा। उसके बाद an independent director shall be eligible for the appointment after the expiry of 3 years। मतलब 2 5 साल के टर्म खत्म हुए, फिर आपको 3 साल 3 years you cannot be appointed in the same company as an independent director। इसके बाद eligible for reappointment। कमान समझना गाइस, ये 3 इयर्स का यहाँ पे कूलिंग पीरियड रहता है। कमान मेरे साथ बोलो ना, क्या होता है यहाँ पे? 3 इयर्स का कूलिंग पीरियड होता है। ये 3 साल के लिए कूलिंग पीरियड है। इस कूलिंग पीरियड में वो कंपनी का चपरासी भी नहीं बन सकता गाइस, समझना, आगम की बात कर रहे हो, राइट? किसी भी तरीके से पढ़ो ना, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years of the cessation of his office as an independent director। During this 3 years an independent director shall not be appointed in or be associated with the company in any other capacity either directly or indirectly। किसी भी तरीके से वो 3 साल के लिए वो कंपनी में नहीं रह सकता। Yes, the period of 3 years for which an individual cannot be appointed as an independent director is generally defined as cooling period, right? तो क्या बोलेंगे गाइस हम वहां पे? उसको डेफिनेटली हम बोलेंगे cooling period। Any term, any tenure of independent prior to the date of commencement shall not be counted as the term। ठीक है, ये आपके लिए इतना काम का नहीं है, मतलब ये एक्ट आया 2013, वहां से ये चालू होगा, ठीक है। There is one question for you guys। There is one question for you guys। There is a company, सबको आंसर देना है इसका। Reliance Industries Limited, there is one company who was appointed Sachin Thakkar as an independent director for 2011 to 2014। 3 साल के लिए मुझे अपॉइंट किया, 3 इयर्स के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने 2014 से 2017 अगेन 3 साल के लिए मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके री अपॉइंट किया। 3 और 3 6 साल हुए। अब रिलायंस मुझे 2017 से लेके 2020 तक 2021 तक 4 साल के लिए री अपॉइंट करना चाहता है। क्या रिलायंस मुझे री अपॉइंट कर सकता है? Is it possible? 3 साल यहाँ पे हुए, 3 6, और ये 4 साल के लिए अब मुझे री अपॉइंट करना चाहता है। Is it possible or not? निमिषा said no। सोनू एंड क्यों 10 साल नहीं हुए ना, 3 और 3 6 तो हुए हैं। Why no, निमिषा? સર 2 બારી અપોઇન્ટમેન્ટ हो सकता है। એક્ઝેક્ટલી ગાઈસ, 2 ટર્મ ખતમ हो गए। તમને કોને દોટ ડાઈવ થવાનું કીધું તું કે તમે 5 વર્ષથી ઓછી ટર્મ રાખો? है गाइस, अगर आपने यहाँ पे 5 साल से कम का टाइम रखा है, समझना, अगर आपने 5 साल से कम का टाइम रखा है तो वो आपका लॉस है। 3 साल रखा, आपको यहाँ पे कानून क्या बोलता है? एक टर्म खत्म, मैक्सिमम 5 साल की है, नॉट फॉर 5 इयर्स, मैक्सिमम फॉर 5 इयर्स। गाइस कानून का बंदा हूं, लॉ का बंदा हूं, वर्ड्स पे जाऊंगा, राइट? मैक्सिमम फॉर 5 इयर्स। यहाँ पे आपने कितना अडोप्ट किया? 3 साल। ये दूसरा टर्म था, कितने साल किया आपने? अब यहाँ पे आपको 3 साल का कूलिंग पीरियड रखना पड़ेगा। मतलब के 2017 से 2020 तक मैं कंपनी में किसी भी पोस्ट पे अपॉइंट नहीं हो सकता। उसके बाद मैं डेफिनेटली कंपनी के अंदर वहां पे अपॉइंट हो सकता हूं। समझ में आ रहा है? इस तरीके से क्वेश्चंस पूछेंगे, राइट? दैट्स व्हाई यहाँ पे इसका लंबा लंबा क्लैरिफिकेशंस भी है जो मैंने आपको इजीली समझा दिया। ये रहा क्लैरिफिकेशन फ्रॉम एमसीए। एग्जम्पशंस फ्रॉम द लायबिलिटी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के जो कंपनी में सिर्फ मीटिंग अटेंड करने के लिए आते हैं या अपना रेलेवेंट एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं, वो डे टू डे अफेयर्स में या उनको पूछे बिना अगर कोई काम ऐसा किया गया है, बोर्ड ने किया है, बिकॉज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 365 दिन कंपनी में नहीं आएंगे, राइट? उनको कोई सैलरी भी नहीं मिलता है, कम ऑन, राइट? सो अगर कोई ऐसा काम होता है तो उनको कोई लायबिलिटी उनकी नहीं रहेगी। आज सपोज रिलायंस ने कोई एग्रीमेंट कर दिया किसी के साथ जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे ही नहीं, राइट? इन्वॉल्व ही नहीं थे किसी भी तरीके से, देन अगर रिलायंस ने कुछ फ्रॉड किया है, देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट लायबल फॉर द सेम, ही इज एग्जम्प्ट फ्रॉम सच क्राइटेरिया। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होते हैं
जो प्रमोटर नहीं है, केएमपी नहीं है, वो लोग भी इस चीज के लिए लायबल नहीं रहता, ऐसा 149 सबसेक्शन 12 बोलता है। ये लोग रिटायर बाय रोटेशन के अंदर भी फॉल नहीं होते, राइट, उनको एग्जम्प्ट कर रखा है गाइस। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जब भी आप अपॉइंट करते हो, आपको शेयर होल्डर्स को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा रिगार्डिंग हिज इंडिपेंडेंस, रिगार्डिंग हिज एक्सपर्टाइज, रिगार्डिंग हिज एक्सपीरियंस। ये सब कुछ आपको एनेक्स करना पड़ेगा नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग के साथ, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। Yes guys, these are the things required to be fulfilled whenever you want to appoint independent director. ठीक है, ये आप नहीं करोगे तो चलेगा। Is it clear? Is it clear guys? Yes sir. Great. Any doubt in this independent director guys? 1 घंटा चलाना था मुझे ये, बट ये ऑलमोस्ट 2 घंटा चला। That's great. Yes guys, doubts आएंगे जब आप पढ़ते रहोगे, right? If you want to copy it, I don't mind guys, अगर आपको ये जो मैंने लिखा है, right? Because वैसे आपके पास ये स्लाइड है, बट एक हद तक ये स्लाइड आपको काम रहेगा, ठीक है, सी पॉइंट तक ज्यादा से ज्यादा, इसमें भी थोड़ा सा अमेंडमेंट है। सो अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हो गाइस, मुझे कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको ये 4-5 पेजेस चाहिए एज इट इज लिखे हुए, तो भी मैं आपको भेज सकता हूँ, आई डोंट माइंड। बोलो गाइस क्या करना है? ये जो लिखा हुआ है एज इट इज आपको भेज दूं मैं? यस सर। ठीक है, सो ये पेज नंबर 99 है, 99 से ये खत्म होता है। सो देर क्या होगा कि whenever you want to revise the things, अब डेफिनेटली 99 से ये खत्म होता है 103 तक, ठीक है। ये किया मैंने कंट्रोल P और मैं आपको ये भेज देता हूँ, ठीक है गाइस। फिर यहाँ तक रखते हैं, राइट। ये मैं आपको अभी व्हाट्सअप कर देता हूँ, जिसको भी चाहिए मैं भरत सर को भेज देता हूँ यहाँ पे, और भरत सर आपको ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। यप, सी यू सून गाइस।